Welcome to Study Earth again. ओके गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। बहुत बच्चों का कमेंट आता है, सर फाउंडेशन का वीडियो बनाइए। ज़रूर बनाऊंगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। फाउंडेशन का भी वीडियो बनाऊंगा, नीट का भी वीडियोस बनेंगे, आईआईटी फाउंडेशन का भी वीडियो बनेगा, आईआईटी मेंस का भी वीडियोस बनेंगे। थोड़ा सा आप टाइम मुझे दें, मैं आपके सारे एक एक करके सारे टॉपिक्स का उस लेवल तक वीडियो बनाऊंगा, है ना। अभी थोड़ा बिजनेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से चीज़ों को टाइम उतना वीडियोस पे नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इसकी 9th 10th ख़त्म करने के बाद बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि जो फाउंडेशन क्लासेस है, जो बच्चों का अक्सर कमेंट आ रहा है कि सर फाउंडेशन का वीडियोस चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूँगा। थोड़ा सा आप और वक्त दे दें, थैंक यू वेरी मच, कि थोड़ा सा पेशेंस रखें तो चीज़ें हो जाएंगी। आइए, हम लोग बात कर चुके थे, तीसरे टॉपिक पे बात कर रहे थे कि वर्क एंड एनर्जी। वर्क को मैंने डिफाइन करने की कोशिश की कि वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है ना। टुडे विल डिस्कस एनर्जी। जो अगला टॉपिक है आपका, उस पर एनर्जी का है। ठीक है मेरे बच्चों, एनर्जी होती क्या है? व्हाट इज एनर्जी? आप क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, है ना, 8th में भी पढ़े होंगे, फिर 9th में भी हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। और हमेशा यही डेफिनेशन आपको मिलता है बुक में, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने का जो कैपेसिटी है, उसी को साइंस की दुनिया में हम एनर्जी कहते हैं। अगर आप काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, आप खेलने जाते हैं, तो आप एक टाइम तक खेलते हैं, उसके बाद बोलते हैं थक गए, अब हम नहीं खेल सकते हैं। नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड, अब आई एम अनेबल टू प्ले द गेम। होता क्या है कि जब तक आपके पास एनर्जी थी काम करने की, मतलब खेलने की कैपेसिटी जब तक आपकी थी खेलने की, आपकी जो एबिलिटी खेलने की जब तक थी, आप खेल पा रहे थे। यानी कि जब तक आपके पास, अगर हम इन टर्म्स ऑफ साइंस बोलेंगे, एनर्जी थी, आप खेल रहे थे। जो ही एनर्जी आपने लॉस किया, एनर्जी गेन भी करते हैं, एनर्जी लॉस भी करते हैं। जो ही एनर्जी आप लॉस करते हैं, उसके बाद आप थक जाते हैं, खत्म नहीं खेल पाएंगे। फिर आप रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर रिगेन करते हैं एनर्जी को, उसके बाद फिर दोबारा आप कोई काम शुरू करते हैं। ये सिलसिला रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा चल रहा है। तो जब तक हम काम कर पा रहे हैं, तब तक हम कहते हैं हमारे पास एनर्जी है। जब हम काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास एनर्जी नहीं है। बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने बैठते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, 2.5 घंटा पढ़ते हैं, 3 आवर्स पढ़ते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि साहब अब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, थकान लग रही है हमको, आई एम फीलिंग टायर्डनेस, अब हमको थकान सा महसूस हो रहा है। इसका मतलब नाउ यू हैव लॉस्ट एनर्जी। फिर क्या करते हैं? आप कुछ खाते पीते हैं, कुछ चाय पीते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको लेना होता है रिफ्रेशमेंट आप लेते हैं। उसके बाद फिर आप क्या फील करते हैं कि नाउ अब ठीक है, नाउ आई कैन डू अगेन स्टडी। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि हम अगर काम कर पा रहे हैं तो मेरे पास एनर्जी है, काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास एनर्जी लॉस हो चुका है। उसी को हम कहते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, सिंपल फंडा है। इफ यू आर एबल टू डू वर्क, वी हैव एनर्जी। इफ वी आर नॉट एबल टू डू वर्क, वी डोंट हैव एनर्जी। काम कर पा रहे हैं तो एनर्जी है, नहीं कर पा रहे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दो, ये आपके सामने दिख रहा है, एक स्टैंड है यहाँ पे। अब मैं किसी 2 साल के बच्चे को बोलूँ कि बेटा स्टैंड उठा के बाहर ले आओ, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी, दैट गाय डोंट हैव दैट कैपेसिटी कि वो क्या करेगी, टेक इट आउटसाइड द रूम। क्योंकि बेचारा 2 साल का बच्चा है, उसके पास काम करने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको उठा के वहाँ ले जाए। लेकिन हमको जब कहा जाए कि उठा के आप ले जाइए, वी आर वेरी इजीली कैन डू दिस, है ना। हम बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो वी कैन वेरी इजीली डू दिस वर्क।
क्यों? क्योंकि मेरे पास एनर्जी है। तो मेरे पास एनर्जी है तो मैं काम कर पा रहा हूं, एनर्जी नहीं है उस बच्चे के पास तो काम नहीं कर पा रहा है। वेरी सिंपल है। चलिए साहब, ये तो एनर्जी का डिफिनेशन हो गया। अब एनर्जी के जो एक्चुअली टाइप्स आपको पढ़ने हैं, बहुत तरह की एनर्जीज होते हैं। हीट एनर्जी नाम सुना होगा, केमिकल एनर्जी नाम सुना होगा, मैकेनिकल एनर्जी का नाम सुना होगा, है ना सब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम सुना होगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी आपको पढ़नी है। लेकिन अभी हम मेनली मैकेनिकल एनर्जी पे बात करेंगे, जिस पर आपका एक हेल्दी डिस्कशन है बुक में, हाँ, और बढ़िया डिस्कशन है, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को दो हिस्से में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी चीज क्या हो गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं। ठीक है साहब, आते हैं, समझते हैं। ठीक है, फिर हम ये बात करेंगे कि एनर्जी आती कहाँ से है, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में कहाँ से आती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कहाँ से आती है ना। पहले समझने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये जान लो, किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड में हम जीरो मानते हैं। क्लियर हुआ? किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड में हम एज्यूम करते हैं जीरो। रेफरेंस पॉइंट हमारा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड में किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते हैं। चलिए, पहली बात दिमाग में ये बात रखने लगा आपको है कि एट ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी वी एज्यूम क्या बेटा? जीरो। किसी भी बॉडी का ग्राउंड में हम पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते हैं? जीरो। क्लियर? चलिए सर, अब आते हैं। सपोज एक बॉल है हमारे पास, मान लेते हैं आयरन बॉल है। आयरन बॉल इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा मास इसका ठीक ठाक होता है। आप कोई भी बॉल उठा सकते हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एनी बॉल। ठीक है, आयरन बॉल इसलिए ले रहा हूँ कि इसका थोड़ा मास कायदे का है, ठीक ठाक है। जमीन पे पड़ा हुआ है, ग्राउंड पे गिरा हुआ है, तो हम ये मान के तो पहले लिए हैं कि ग्राउंड पे वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो है। अब उस बॉडी को, वो जो बॉल है उसको हम यहाँ पे हाइट पे लेके आ गए, मान लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे लेके आ गए। अब वहां से उसको गिरा देते हैं, आपको खड़ा कर देता है। तो वो बॉल जब आपके सर पे लगेगा तो ठीक ठाक काम कर जाएगा, है ना। यानी जब तक वो ग्राउंड में था तब तक हमको डर नहीं था, उसके अंदर काम करने की कैपेसिटी नहीं थी, उसके अंदर काम करने की एबिलिटी नहीं थी। जब हमने उसको एक हाइट दे दिया, छत पे डाल दिया, छत से जब गिरा रहे थे तो पता चला हमारे सर पे चोट लग गई भाई। या फिर आप ही को हम किसी हाइट से नीचे गिराएं, आप फर्स्ट फ्लोर से गिरा दें, सेकंड फ्लोर से गिरा दें, आप जिस चीज पे गिरेंगे उसका ठीक ठाक नुकसान कर देंगे आप। यानी कि आपके अंदर भी काम करने की कैपेसिटी आ गई। एक बेंच ही ले लीजिए, डेस्क ही ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी बॉडी ले लीजिए, उसको एक हाइट से गिराइए किसी के सर पे या किसी भी बॉडी पे, तो एक प्लास्टिक के बॉल पे गिरा दीजिए या ग्लास पे गिरा दीजिए, ग्लास को चकनाचूर कर देता है। तो पता ये चला किसी बॉडी में एनर्जी आ रही है, काम करने की कैपेसिटी आ रही है ड्यू टू द हाइट। हाइट की वजह से उस बॉडी में हम देखते हैं काम कर सकता है। उसको अगर एक हाइट से गिराए
तो वो ठीक ठाक वर्क डन कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी का हाथ तोड़ सकता है, किसी के सर पे चोट पहुंचा सकता है, किसी गिलास पे गिर जाए तो गिलास को तोड़ सकता है, यानी कि इट कैन डू वर्क ड्यू टू द हाइट। क्लियर है? तो पता ये चला कि हमने जब उस बॉडी को पोजीशन दिया, हाँ हाइट दी, तो उस बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई। तो बोला क्या नाम दिया जाए, तो बोला गया उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी दे दीजिए, क्योंकि आपने पोजीशन बदल दिया है, पोजीशन से पोटेंशियल आ गया। समझ रहे हो बच्चों? तो जब तक ग्राउंड में था तब तक एनर्जी हमने जीरो माना, जो ही पोजीशन दी, जो ही हाइट दिया, काम करने की कैपेसिटी आ गई, है ना, वर्क डन कर सकता है अब वो। तो हम ये कहते हैं कि उसके पास एनर्जी आ गई ड्यू टू द पोजीशन। तो बोला कि क्या नाम दिया जाए, तो बोला पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया जाए। तो मैं यहां लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी। The energy of a body due to its position known as potential energy। पोजीशन का मतलब अभी हमारे इसमें ड्यू टू हाइट है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन का मतलब हाइट है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है साहब, अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये जब तक ग्राउंड में था कुछ नहीं कर रहा था, जब ऊपर गया एक हाइट लिया तो काम कर पा रहा है। ऐसा एनर्जी आया कहाँ से? अचानक एनर्जी कहाँ से डेवलप हो गया इसमें? अचानक इसके अंदर वर्क डन करने की कैपेसिटी कहाँ से आ गई? अचानक इसके अंदर काम करने की कैपेसिटी कहाँ से आ गई है? आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एक बॉडी है ग्राउंड पे, है ना बेटा, आयरन बॉल को रख दिया। अब इसको हम एक हाइट पे ले जा रहे हैं, यहां एच हाइट पे। मास उसका कुछ होगा, मान लेते हैं mkg का मास है। लेट a body of mass mkg is raised to some height h above the ground। क्या किया बेटा, एक बॉडी को हमने ग्राउंड से ले उठाया और एक हाइट पे लाया। यार अपने आप तो नहीं आया होगा ना, हमने वर्क डन करा, हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद तब बॉडी ऊपर आई। यानी वी हैव डन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। दैट्स व्हाई ग्रेविटी की वजह से तो फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ये ग्रेविटी न होता तो हमको फोर्स लगाने की नौबत नहीं आती। तो हम फोर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी है। तो वी आर डूइंग वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? हाँ, WG लिख देता हूं मैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि कोई भी फोर्स की वजह से जब वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तीन बात याद रखिएगा। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए साहब, आपको अच्छी तरह मालूम हो, बॉडी ऊपर जाए, बॉडी नीचे आए, कहीं भी हो वर्क डन, अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगता है। तो जब इस बॉडी को ऊपर लेकर आ रहे थे तो mkg का बॉडी था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कितना लगता है बेटा? mg। ओके, तो वर्क डन में फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना हो गया बोलो? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो? h। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन है। mg cos 180 माइनस 1, तो कितना हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस ऑफ mgh। कितना हो गया? माइनस ऑफ mgh।
क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बताया था ना कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव का सीधा सीधी मतलब ये है कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है। फोर्स अगर ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फोर्स अगर नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है और हम ऊपर ले आ रहे हैं बॉडी को एच हाइट तक, तो पता ही चला कि वर्क डन में ग्रेविटी कितना हो गया, -mgh। तो पता ही चला कि इस बॉडी को यहां से यहां ले जाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना ग्रेविटी ने किया है, सिंपल। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, that will be mgh। क्लियर है? तो हमने कितना वर्क डन करा, दैट इज mgh। किसके अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो बोला कि हमने जो वर्क डन किया इतना mgh, ये गया कहां, खो गया क्या, कहां गया बेटा। तो बोला कि सर यही जो आपने वर्क डन किया ना mgh, यही हम मानते हैं इस बॉडी में स्टोर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या मान रहे हैं कि दिस इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या मान रहे हैं हम कि दिस इज स्टोर्ड इन द बॉडी in terms of potential energy। ये बॉडी में स्टोर हो गया किसकी शक्ल में, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर आप h हाइट तक रेज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, mgh। आपने बुक में डेफिनेशन देखा होगा, बुक में डेरिवेशन देखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो बोलते हैं mgh है। कहां से आया, कैसे आया, समझ में आया ना। एक्चुअली हमने mgh वर्क डन किया उस बॉडी पे उस हाइट तक रेज करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, जिसकी वजह से उस बॉडी में हम ये मानते हैं कि एनर्जी स्टोर हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप दर हकीकत देखें इसका नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सारा वर्क डन हम कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन हम उसको पोटेंशियल एनर्जी मान ले रहे हैं, तो है ना। तो एक्चुअली ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यू हैव डन वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हम इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। तो याद हो गया, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट विल बी mgh। मेरे प्यारे बच्चों जरा सा गौर करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया। पोटेंशियल एनर्जी निकल के इतना आया तो पता ही चला m इंटू जी इंटू h। एक मास है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक हाइट है। m बोले तो मास, g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h बोले तो हाइट। m बोले तो मास, g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h इज द हाइट। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, पता ये चला g तो कांस्टेंट है, g क्या है, कांस्टेंट है। बचा कौन कौन, एक बचा मास और एक बचा हाइट। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, वन फैक्टर इज मास, अनदर फैक्टर इज h। तो हम देख भी रहे हैं कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। मोर मास मोर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर हाइट मोर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट डबल पोटेंशियल एनर्जी डबल, हाइट हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ, मास डबल पोटेंशियल एनर्जी डबल, मास हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ। डायरेक्ट रिलेशन है मास और हाइट के साथ। कॉमन सेंस भी लगाते हैं, एक बंदा फर्स्ट फ्लोर से कोई चीज गिराए किसी चीज पे
जाहिर सी बात है उस चीज को वो तोड़ सकता है। वही बंदा उसको सेकंड फ्लोर से गिराए, हाइट ज्यादा कर दिया, अब वहां से उसको फॉल डाउन करा रहा है, जाहिर सी बात है वो जो सेकंड फ्लोर से गिर रहा है वो ज्यादा नुकसान करेगा एज कंपेयर टू जो फर्स्ट फ्लोर से गिर रहा है कि नहीं? किसका फर्क है? हाइट का फर्क है। मोर हाइट मोर पोटेंशियल एनर्जी, लेस हाइट लेस पोटेंशियल एनर्जी। एक बच्चा डेस्क से गिर रहा है, जाहिर सी बात है वो कम नुकसान होगा उसको। एक बच्चा क्या नाम उसको कहते हैं फर्स्ट फ्लोर से गिर रहा है, ज्यादा नुकसान होगा। एक बच्चा थर्ड फ्लोर से गिर रहा है, मर भी सकता है यार वो। समझ रहे हो? इतनी पोटेंशियल एनर्जी था उसके पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी जितना हाइट हम देंगे उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगी। सिमिलरली मास का भी एग्जांपल ले लो। एक आदमी साइकिल गिरा रहा है आपके सर पे, नुकसान करेगा। एक आदमी बाइक गिरा रहा है उसी जगह से, उसी हाइट से, ज़्यादा नुकसान करेगा, है ना? क्योंकि साइकिल का मास कम है, बाइक का मास ज़्यादा है। तो मोर मास मोर पोटेंशियल एनर्जी, लेस मास लेस पोटेंशियल एनर्जी। एक आदमी ट्रक से गिरा रहा है ना? जाहिर सी बात है ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, आपके सर पे गिरेगा तो सर टूट ही जाएगा, मर भी जाएगा आदमी, ये हालत हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कहीं से पैदा हुआ नहीं, एक्चुअली हमने क्या किया? वर्क डन किया। किसके अगेंस्ट में? ग्रेविटी के अगेंस्ट में। और हमने जितना वर्क डन किया हम ये मानते हैं कि वही वर्क डन उस बॉडी में स्टोर हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, लेकिन हम हमारे क्लास में 9th क्लास में हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब आप लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो? स्प्रिंग के अंदर है ना, वहां भी पोजीशन में ही चेंजिंग कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन के अंदर ही हो रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट में हम वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, उसके अगेंस्ट में हमको वर्क डन करना पड़ रहा था, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। उसी तरह जब हम स्प्रिंग के अंदर बात करेंगे, उसकी इलास्टिसिटी में बात करेंगे, तो वहां पे हम जब स्प्रिंग को आगे पीछे लाएंगे तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसके अगेंस्ट में हम जो है क्या नाम कहता है वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। सिंपली जब पोटेंशियल एनर्जी की बात है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, किसी को फाउंडेशन करना है तो वहाँ हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा आपको फ़ोन नंबर भी होगा, स्टडी अर्थ के नाम से ही चल रहा है, तो यू कैन कम टू मी एंड कंसल्ट टू मी। और बाकी आपका जहाँ तक फाउंडेशन की बात है इंशाल्लाह हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि उसका वीडियोस आपको अपलोड कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।